शुरुआत में सिनेमा में जो भी हीरोइंस थीं उनका संबंध या तो तवाइफों के ख़ानदान से था या वो इंग्लिश, जूइश, पर्शियन थीं। सिनेमा में तब तक संभ्रांत परिवार की शिक्षित महिलाओं का प्रवेश नहीं हुआ था। ऐसे माहौल में एक संपन्न और शिक्षित बंगाली जमींदार परिवार की बेटी फिल्मों से जुड़ी, जिनका नाम था देविका रानी। उनके पिता कर्नल मनमथनाथ चौधरी मद्रास रेजिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे। उनकी दादी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बहन थीं और उनकी मां का संबंध भी रविंद्रनाथ ठाकुर से था। देविका रानी खुद काफी पढ़ी लिखी और डिग्निफाइड लेडी थीं, बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड। वो उन शुरुआती हस्तियों में से थीं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम किया। इसीलिए उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने जिस तरह का स्टारडम पाया और सिनेमा की दुनिया में जो मान सम्मान उन्हें हासिल हुआ, उसकी वजह से ही उन्हें फर्स्ट डीवा ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। मार्च 1908 को भारत में देविका रानी का जन्म हुआ, मगर 9 साल की उम्र में ही उन्हें इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। वहीं उनकी परवरिश हुई। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने लंदन में ही एक्टिंग और म्यूजिक सीखना शुरू किया। उन्होंने आर्किटेक्चर और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिग्री हासिल की। 20 साल की उम्र में जब उनकी मुलाकात भारतीय फिल्मकार हिमांशु राय से हुई, उस वक्त वो एक लीडिंग आर्ट स्टूडियो के साथ काम कर रही थीं। हिमांशु राय उनकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और क्योंकि उस वक्त यूरोप में उनका काफी नाम हो चुका था, तो देविका रानी भी उनसे काफी इम्प्रेस थी। हिमांशु राय ने देविका रानी को अपने अगले प्रोजेक्ट में काम करने की पेशकश की और फिर 1929 की साइलेंट फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस में देविका रानी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन में हिमांशु राय को असिस्ट किया। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वो दोनों जर्मनी भी गए। देविका रानी ने बर्लिन के यूएफए स्टूडियो से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली। हिमांशु राय उम्र में उनसे काफी बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे, मगर ये प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि हिमांशु राय ने अपनी पत्नी को छोड़कर देविका रानी से शादी कर ली। 1933 की बाइलिंगुअल फिल्म कर्मा में हिमांशु राय ने देविका रानी को बतौर हीरोइन इंट्रोड्यूस किया। हीरो थे खुद हिमांशु राय। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले देविका रानी ने ही लिखा था, मगर इस फिल्म के चर्चित होने की सिर्फ एक वजह थी, रियल लाइफ कपल का सबसे लंबा ऑन स्क्रीन किसिंग सीन। यूरोप में तो इस फिल्म को देखा गया और देविका रानी को सभी ने सराहा भी, मगर भारत में ये बुरी तरह फ्लॉप रही और देविका रानी की काफी आलोचना हुई। इसके बाद देविका रानी और हिमांशु राय भारत लौट आए और कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप में बॉम्बे टॉकीज शुरू किया, जो भारत का पहला कॉर्पोरेट सिनेमा स्टूडियो था, अपने समय का सबसे बड़ा और मॉडर्न स्टूडियो। एंड देविका रानी वॉज द फेस ऑफ बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो बॉम्बे टॉकीज पर जो वीडियो बनाया गया है आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म थी जवानी की हवा। उसमें हीरोइन थी देविका रानी और हीरो थे नजमुल हसन। इसी जोड़ी को लेकर दूसरी फिल्म जीवन नैया शुरू की गई थी, मगर साथ में काम करते हुए दोनों के दिलों के तार ऐसे जुड़े कि इस फिल्म की शूटिंग के बीच में ही दोनों चुपचाप बिना किसी को बताए मुंबई छोड़कर कोलकाता चले गए। कहते हैं कि देविका रानी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थीं। उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाता था, जबकि हिमांशु राय को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने जेवर, अपना पैसा, सब कुछ बेच दिया था। उनके जैसी प्रतिभाशाली, साहसी महिला के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने सहा। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने जरा भी देर नहीं की और हिमांशु राय ने आखिर उनका पता लगा ही लिया और उन्हें वापस लाने की कोशिश की। एक तो समाज में उनकी इज्जत का सवाल था, दूसरा उनकी फिल्म अधूरी थी और शूटिंग रुकने से काफी नुकसान हो रहा था। मगर देविका रानी वापस नहीं आना चाहती थी। पर उस समय का समाज आज के समाज से बहुत ज्यादा अलग था। आमतौर पर तलाक नहीं हुआ करते थे और पति को छोड़कर भागी हुई स्त्री की समाज में कोई इज्जत नहीं होती थी। शशधर मुखर्जी, जिन्हें देविका रानी बंगाली होने के नाते भाई मानती थीं, उन्होंने देविका रानी को प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहा तो देविका रानी वापस आने के लिए राजी हुई, मगर अपनी शर्तों के साथ। उन्होंने कभी आलोचनाओं की परवाह नहीं की, हमेशा वो किया जो उन्हें सही लगा।
और फिर वापस आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। इस घटना के बाद जीवन नैया के लिए दूसरे हीरो की तलाश की गई और तब बॉम्बे टॉकीज में एंट्री हुई अशोक कुमार की। ये जोड़ी मशहूर हुई अछूत कन्या से। मैं बन की चिड़िया बन के बन बोल। अछूत कन्या एक लैंडमार्क फिल्म थी और इसी से देविका रानी स्टार बन गई। उनकी खूबसूरती और ग्लैमर की चर्चा हर जगह हुआ करती थी। उनके एक्टिंग स्टाइल की तुलना ग्रेटा गार्बो से की जाती थी, इसीलिए उन्हें इंडियन ग्रेटा गार्बो भी कहा जाता है। कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो 1939 तक वो बॉम्बे टॉकीज की लगभग हर फिल्म में दिखाई दी। इज्जत, जीवन प्रभात, सावित्री, निर्मला, वचन, दुर्गा। देविका रानी सिर्फ फिल्मों में अभिनय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हिमांशु राय के साथ वो भी फिल्म मेकिंग के हर पक्ष पर नजर रखती थी। डांस, म्यूजिक, मेकअप, स्टाइलिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, सब में उनका दखल था। दोनों पति पत्नी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते थे। देविका रानी हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज से टैलेंटेड युवाओं का इंटरव्यू करती और उन्हें स्टूडियो में नौकरी दी जाती, काम सिखाया जाता। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार देविका रानी की ही खोज थे। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बॉम्बे टॉकीज को काफी नुकसान पहुंचा और उस वजह से हिमांशु राय का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। जितना वक्त वो बीमार रहे, देविका रानी ने उनका पूरी तरह ध्यान रखा और इसी वजह से वो स्टूडियो को समय नहीं दे पाई। 1940 में हिमांशु राय की मौत के बाद उन्होंने महसूस किया कि हालात बदल रहे हैं। उस वक्त उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना जरूरी था। स्टूडियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होने के कारण कंट्रोल तो देविका रानी के हाथों में आ गया, मगर परेशानियां भी शुरू हो गई। शायद एक स्त्री से आदेश लेना उस समय के पुरुषों के अहम को स्वीकार नहीं हुआ। उस समय देविका रानी एकदम अकेली थी, विरोध को भांप गई थी, पर कमजोर नहीं पड़ सकती थी। तो हो सकता है उन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले भी लिए हों। वजह कोई भी हो, पर नतीजा ये निकला कि बॉम्बे टॉकीज में फूट पड़ने लगी। हालांकि इसी दौरान बॉम्बे टॉकीज में कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पहले तो स्टूडियो में अंदर ही अंदर दो गुट बने और फिर जल्दी ही दूसरे गुट के लोगों ने बॉम्बे टॉकीज छोड़कर अपना अलग एक नया स्टूडियो बना लिया। देविका रानी ने भी बॉम्बे टॉकीज की कमान 1945 तक संभाली और फिर अपने हिस्से के सारे शेयर बेचकर उन्होंने रशियन पेंटर स्वेतोस्लाव रोरिक से शादी कर ली और सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जाते जाते वो बॉम्बे टॉकीज का सारा आर्काइव अपने साथ ले गई, जिसे बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क निकोलस रोरिक म्यूजियम में भेज दिया। शादी के बाद देविका रानी और उनके पेंटर पति ने बंगलुरु में अपना एक एस्टेट बनाया और दोनों पति पत्नी ताउम्र अकेले वहीं रहे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। 1993 में उनके दूसरे पति स्वेतोस्लाव रोरिक की मौत हो गई और देविका रानी एकदम अकेली रह गईं। करीब एक साल बाद 9 मार्च 1994 को देविका रानी भी इस दुनिया को छोड़ गईं। देविका रानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बोल्ड, प्रतिभाशाली, खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री थीं। 1958 में देविका रानी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और जब दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की शुरुआत हुई तो पहला अवार्ड उन्हीं को दिया गया। देविका रानी बहुत हिम्मत वाली और ग्रेसफुल महिला थीं। उन्होंने अपने समय में कई सीमाओं को तोड़ा, अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाई और पूरे स्वाभिमान के साथ जीवन जिया। इसीलिए उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है।